नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स डैश डैश या रिक्त जगह जो है वो कंप्लीट कीजिए। किसान का मित्र है। बचपन में हम सभी ने 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन को भरा है और उसका आंसर भी हमेशा सही लिखा है, विच इज नथिंग बट उसको अर्थवम बोलते हैं, हिंदी में उसको केचुए बोलते हैं और मराठी में उसको गांडूळ बोलते हैं कि वो किसान का मित्र है। अगर इसके बढ़कर हमें कुछ पूछे और 2-3 मार्क्स के लिए तो हम और भी लिख सकते हैं कि जैसे वो किसान का मित्र इसलिए है बिकॉज वो जमीन को बहुत ही पोरस बनाता है, यानी वो जमीन में छेद करता है। उसके वजह से जमीन जो है वो ब्रीदिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है, उसमें एयर भी अंदर जाता है और पानी भी वो अच्छी तरीके से सोख करते हैं, इसीलिए उसको किसान का मित्र माना जाता है। लेकिन आज के दिन हम जो अपना केचू है उसके बारे में कुछ ऐसी फैक्ट्स जानेंगे जो आज तक आपने कभी सुनी नहीं होगी और सोची भी नहीं होगी। मैं एक इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि नेचर से बढ़कर कुछ इंजीनियर नहीं है। नेचर इज द बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट क्रिएटर एंड बेस्ट इनोवेटर। क्या जब भी हम केचुओं को देखते हैं तो हमें पता है उनका स्किन एकदम सेंसिटिव होता है, एकदम सॉफ्ट होता है और बहुत ही अगर हम उसको हाथ भी लगाएंगे तो वो मर जाएगा, इस तरीके से उसका स्किन डेलिकेट होता है। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि वही स्किन से वो जमीन में इस तरीके जो कि बहुत स्ट्रांग होती है और जिसमें छेद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो उसमें छेद कर पाता है। और इतना ही नहीं, उसके सिर्फ स्किन के बेसिस पे वो अपने 10 टाइम्स और जो छोटे केजी होते हैं वो 400 टाइम्स वेट उठा सकता है। अगर हमें कुछ नया इक्विपमेंट बनाना हो, कुछ नया डिजाइन करना हो, तो मुझे लगता है बेस्ट ऑब्जर्वेशन इज नेचर। हम नेचर को ऑब्जर्व करके कोई भी मशीन का डिजाइन बना सकते हैं। अगर हम केचुओ को ही देखते हैं तो आपने देखा होगा कि ड्रिलिंग मशीन का प्रिंसिपल और केचुओ का जिस तरीके से वो जमीन में छेद करते हैं वो प्रिंसिपल एकदम सेम तरीके का। जो केचुए है वो पहले अपने आउटर स्किन से छेद करते हैं और अंदर की स्किन जो है वो जमीन के अंदर डालते हैं और इसी तरीके से वो जमीन के अंदर अंदर जाते हैं और जमीन को पोरस बनाते हैं। सेकंड थिंग, उनका स्किन ही उनका क्रक्स है, बिकॉज ना ही उनको आंखें और ना ही उनको ईयर है कि वो सुन पाए, लेकिन उनका स्किन इतना सेंसिटिव होता है कि लाइट और साउंड इनके वाइब्रेशन के बिहाफ पे वो आगे बढ़ते हैं, या जो भी उनका हालचाल रहता है पूरा मूवमेंट जो है वो सिर्फ वाइब्रेशन के बेसिस पे रहता है। नंबर थर्ड एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूट्रिएंट्स और पोरस, ये सब चीजों के साथ में हमें सबको पता है कि जमीन खुद नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकती, लेकिन केचुओ में जो उनका स्टमक है उनमें वो बैक्टीरियाज होते हैं जो इस नाइट्रोजन को अमोनियम नाइट्रेट वगैरह ऐसे न्यूट्रिएंट्स में या ऐसे पदार्थ में कन्वर्ट करती है जो कि जमीन जो है वो इनहेल कर सकती है। तो इसीलिए ना ही उनको किसान का मित्र लेकिन उनको इकोसिस्टम इंजीनियर ही बोला जाता है। और जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि 1 इंच जमीन के अंदर लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसमें से एक केचुए है। लेकिन एक इंसान के पीछे 10 लाख केचुए काम करते हैं। और जब हमारे हरकत के वजह से जिस तरीके से हमने इस नेचर को इस इकोसिस्टम को हम डिस्ट्रॉय करने के कगार पे हैं, वैसे ही केचुए हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के अलावा जब हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज शुरू किया तो जो फर्टिलिटी जिस एनवायरनमेंट में केचुए जिंदा रह सकते थे वो नहीं रह पाते हैं और उनकी जो तादाद है वो कम हो रही है। वैसे तो बहुत सारी एंडेंजर्ड स्पेसीज है, वाइल्ड एनिमल्स है जिनकी स्पेसीज जो है वो कम हो रही है, लेकिन अगर इनकी स्पेसीज कम हुई तो शायद हमारा इस सॉइल पे जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और एमसीएल को पता है कि ये नहीं होना चाहिए और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसके लिए ही हम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो प्रमोट करते हैं कि हमारा जो भी ये रहेगा, जो भी फसल रहेगा वो 100% ऑर्गेनिक पे ही डिपेंडेंट रहेगा। और इकोसिस्टम की बात करते हैं तो अभी ऐसे ही इंसान को मैं बुलाना चाहूंगी कि जो हमें हमेशा ये बताते हैं कि हम हमारे इकोसिस्टम को कैसे हमें मेंटेन करना है। और जो जिनकी सिस्टम जब भी वो डिफाइन करते हैं तो हमेशा इकोलॉजिकली इकोनॉमिकली 100% सोशली डिवोटेड रहते हैं, यानी उनको पता है कि हर एक प्रोजेक्ट सोशली उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो ऐसे ही हमारे एमसीएल के रचनाकार और सलाहकार एंड शोधकार डॉक्टर श्याम गुलाब। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम घोलप फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं।
मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से स्पेशली अंतरराष्ट्रीय जैव ईंधन दिन के बाद हर कोई शुक्रवार को जो प्रेजेंटेशन होता है, वेबिनार होता है, उसका सिर्फ एक ही शीर्षक होता है और वो है रेवोल्यूशन बिगन्स। तो क्यों हर टॉपिक का या हर शुक्रवार सिर्फ यही शीर्षक होता है, रेवोल्यूशन बिगन्स? अब इस रेवोल्यूशन का जो अर्थ है वो है क्रांति। तो क्रांति की शुरुआत, तो क्रांति किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जब बहुत सारे लोग मिलके कोई बहुत बड़ा बदलाव थोड़े से समय में लाते हैं तो उसको क्रांति कहते हैं। हम सभी ने कुछ क्रांतियां देखी है, पढ़ी है। इसमें से एक क्रांति जो आई एम श्योर कि हम सभी ने स्कूल में पढ़ाई की है, उसके बारे में जाना है, वो है 1857 की क्रांति। अभी इस क्रांति के बारे में अगर आप किसी भी अंग्रेजी बुक में देखोगे या गूगल में देखोगे, विकिपीडिया में देखोगे, तो ये इसको क्रांति नहीं मानते, इसको विद्रोह करके वो बुलाते हैं, रिवोल्ट करके बुलाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये क्रांति ही थी। 1857 में इतने सारे सभी भारतीय एकजुट होके एक साथ जब अंग्रेजों के खिलाफ खड़े रहे, तो अंग्रेज उसी वक्त जाने वाले थे। सिर्फ हमारे कुछ 2-3 गलतियां हो गई, नहीं तो हमें आजादी उसी वक्त मिल सकती थी। 1857 में अंग्रेजों ने देखा कि जब सारे भारतीय एक हो जाए तो हम कुछ भी कर ले, हम कभी भी यहां टिक ही नहीं सकते। और यही थी वजह कि उसके बाद अंग्रेजों ने यह रणनीति अपनाई कि डिवाइड एंड रूल। ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी ऐसे बेसिस है कि जिसके ऊपर हम इन भारतीयों को एक दूसरे से अलग करें। और उसके बाद 1857 के बाद हर जगह पे हर मुमकिन कोशिश की उन्होंने हम भारतीयों में, हम लोगों में दरार देने के लिए। यानी ये 1857 की ये जो क्रांति थी जिसमें हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा होता एकजुट होके लड़ाई कर रहे थे, उसके बाद जो हमने देखा, उसके बाद जो रणनीति अंग्रेजों ने अपनाई, उसका ही अंजाम यह हुआ कि 1947 में जब हमको स्वतंत्रता मिली, तब इस देश के 2 टुकड़े हो गए थे। दोस्तों, ऐसी दूसरी क्रांति हमने देखी, वो है औद्योगिक क्रांति। बाप की शक्ति के बारे में जब पूरी दुनिया को पता चला कि बाप की शक्ति 100 घोड़ों का काम करती है, 100 हाथियों का काम कर सकती है और आप जो चाहे वो काम कर सकती है, ये जब ताकत दुनिया को पता चली, तो बहुत सारे उद्योजकों ने, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने अपने अपने बिजनेसेस इस बाप की शक्ति के ऊपर किए और फिर शुरू हुई इस औद्योगिक क्रांति। दोस्तों, हमें भी एक क्रांति करनी है, हमें भी उस क्रांति की शुरुआत हमने अभी की है और इसीलिए मैंने हर हफ्ते इसका नाम रखा है क्रांति की शुरुआत। कौन सी क्रांति है ये? तो दोस्तों, आज अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो पूरी दुनिया में भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत का शेयर है 3%, 3.25%, 3.25। हम पूरी दुनिया में जितना उत्पन्न हम लोग करते हैं, उसके हिसाब से हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो 3.25% है। और हमें ये जीडीपी, हमें ये इनकम जो भारत का है उसे 10 गुना बढ़ाना है। हमें इस 3% से लेके 30% तक भारत की जीडीपी लेके जानी है और ये बहुत कम समय में लेके जानी है, इसलिए ये क्रांति है। अगर ये आगे के 20, 30, 40 साल में अगर ये होता है तो इसको क्रांति नहीं कह सकते हम लोग, इसको प्रोग्रेस कह सकते, इसको विकास कह सकते हैं। लेकिन जब क्रांति की बात आती है, जब क्रांति इस शब्द का उपयोग किया जाता है, तब यह क्रांति कम समय में अपेक्षित होती है दोस्तों। और इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप देखोगे तो इसीलिए सिर्फ हमको एक ही चीज करनी पड़ेगी, वो है व्यवसाय, वो है उद्योग, वो है हमें जो जितने भी बिजनेसेस, जितना भी उत्पादन वस्तुओं का और सेवा का आज हम लोग कर रहे हैं और आज जो जिसको बेच रहे हैं, उससे 10 गुना वस्तु और सेवा का उत्पादन हमें करना होगा और बेचना होगा। तो यही चीज है जो हमें करनी होगी। हमें देश का उत्पन्न, देश का इनकम 10 गुना बढ़ाना होगा। और जब देश का इनकम बढ़ाना है तो हमें यह देखना होगा कि उस देश में रहने वाले हर फैमिली, हर इंसान, हर किसान इसमें जो काम कर रहे हैं, उनका इनकम वहां उतना बढ़ना चाहिए।
तो हमें अगर कहा फोकस करना है, हमें देखना है, तो हमें यही देखना है कि कैसे मेरे गांव में, मेरे ग्राम पंचायत में, कैसे मेरे तहसील में हर जो फैमिली है उनका इनकम मैं कैसे बढ़ाऊं, कौन सी वो चीज है जो उसको मैं तैयार करूं जो मैं मैक्सिमम बेच सकता हूं। तो बस यही अगर हमने अपने गांव के ऊपर, हमने अपने तहसील के ऊपर फोकस किया, इस बिजनेस के ऊपर फोकस किया, कौन सी ऐसी वस्तु सेवाएं जो हम लोग ज्यादा से ज्यादा बेच सकते हैं उसके ऊपर फोकस किया, तो ये पूरी देश का इनकम बढ़ाने वाला है। दोस्तों इसके अलावा हमें ऐसे बिजनेस, अगर हमें क्रांति करनी है तो हमें ऐसे बिजनेसेस चुनने होंगे जो बिजनेसेस हम जो कर पाए, एक बार शुरू करने के बाद पूरी तरह से अखंड कर पाए, और जिसके बिजनेस एक्टिविटीज पे पूरा कंट्रोल हमारा हो, तो 100% हम आत्मनिर्भर होके हम उस बिजनेस को कर पाए। ऐसे बिजनेस को हमको करने पड़ेंगे। अगर कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स हो या कुछ उत्पादन ऐसे है कि जिसके लिए हमें 10 अलग अलग वेंडर्स, 10 अलग अलग लोगों के ऊपर हम लोग निर्भर होके अगर वो कर रहे हैं, अगर हमें 10 वस्तुएं चाहिए होती है जो कुछ बाहर से मंगवानी है या कुछ बाकी के कंपनियां अगर हमें प्रोवाइड करेगी तभी हम लोग वो कर पाएंगे, तो हो सकता है कि कभी भी ये लोग या कोई भी दूसरे कॉम्पिटिटर हमें यहां रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तो जब भी ये बिजनेस करने, जब भी ऐसी क्रांति करनी, तब हमें यह देखना होगा कि बिजनेस भी ऐसे करने होंगे जो बिजनेसेस पूरी तरह से 100% हम अपने बलबूते पे हम आत्मनिर्भर होके उसे कर पाए। और दूसरी बात यह है कि हम हमारे इस देश में भले ही बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारी रिसोर्सेस हैं, हम हमेशा कहते हैं कि इस कुदरत ने, इस भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है कि जिसके वजह से हम 90% ऑफ द टाइम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। और अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि हमें फिर से नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बननी है, तो इसलिए नहीं कि हम लोग कुछ बहुत ज्यादा आगे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने वाले हैं। हम सिर्फ कुदरत ने जो दिया है, हमारे जो अद्भुत जो शक्ति है, जो नेचुरल हमारी टैलेंट है, पावर है, बस उसको हमें अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है, बस यही काम करना है। तो हमारे पास इतने सारी रिसोर्सेस है कि हम लोग फिर से वो बन सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि ऐसा भी मुमकिन है कि हमारे इस देश में, हमारे इस गांव में, तहसीलों में, हमारे इस भारत में दूसरी कोई कंपनी आके इन संसाधनों का उपयोग करके बिजनेस कर सकती है। ये नहीं होने देना है। ऐसा हो सकता है कि अभी देखिए आज इतने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं हमारे, बहुत जल्दी हम दुनिया की नंबर 1 सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री बनने वाले हैं। अभी इतनी सारी आबादी हर दिन फोन के ऊपर कितने सारे ट्रांजैक्शन करती है। अभी एक जीपे है, फोन पे है, गूगल पे, पेटीएम है, ये सभी कंपनियां करोड़ों व्यवहार हर दिन होते हैं। और इस करोड़ों के व्यवहार में अगर कुछ कुछ पैसे भी इनको मिलते हैं, तो हर दिन करोड़ों रुपए जनरेट हो रहा है इन कंपनियों के लिए। और ये सब पैसा कहां जा रहा है? तो अगर आप गूगल पे हो, अगर आप फोन पे हो, तो इस दोनों पैसे जा रहे हैं अमेरिका में। अगर आप पेटीएम पे हो तो वो जा रहा है चाइना में। और ये सिर्फ एक इस सेक्टर की बात नहीं है। अभी देखिए ना, वीवो, ओप्पो, ये कंपनियां चाइना इन ये माल को तैयार कर रही है और भारत में ही बेच रही है। कितने बड़े लेवल पे बेच रही है। और अगर हम कहते हैं कि बाहर की कंपनी आनी चाहिए जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जिसकी वजह से कुछ इनकम होगा, देश को भी होगा, राज्य सरकार को होगा, सबको होगा, तो दोस्तों होगा ना, कितना होगा? 10% होगा, 15% होगा। अगर वीवो, ओप्पो उनका माल यहां बेच रही है, तो उनको यहां कुछ जगह लेनी पड़ेगी, उनको किराया देना पड़ेगा, उनको यहां इस दुकान में बेचने के लिए कौन रखने पड़ेंगे? तो यहाँ के लोग रखने पड़ेंगे, यहाँ के हमारे युवा रखने पड़ेंगे जो मराठी, गुजराती, कन्नड़ा बोले, क्योंकि वहां के जो चाइनीज लोग हैं वो तो यहाँ आके वो बेच नहीं सकते। तो इस प्रोसेस में 10%, 15%, मैक्सिमम 20% उनका जो इनकम है वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन 80% वो इनकम वहां जाएगा जो आज हर सेक्टर में जाना चाहिए, अब जा रहा है। कोई भी सेक्टर आप लीजिए तो इसमें इस तरह के बिजनेसेस हो रहे हैं। लेकिन हम जब अपनी क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं, जब हमें पता है कि हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था जब बड़ी करनी है, तो इससे अपने देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी। अगर आप फोन पे, पेटीएम पे ये सब काम कर रहे हैं, तो उन देश की, अमेरिका की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और इसलिए अमेरिका आज की तारीख में 25% जीडीपी तैयार कर रहा है। अगर आप वीवो, ओप्पो ये सब खरीद रहे हो यहाँ चाइना में, चाइना का माल यहाँ इंडिया में,
तो उसकी वजह से इंडिया की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है, चाइना की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है जो 20% हो गई है जीडीपी, जो दूसरे स्थान पे है। अगर हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था बढ़ानी है, अगर हमें अपने देश का जीडीपी बनाना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे लोग ये बिजनेसेस करें, जिस बिजनेस की इतना बड़ा पोटेंशियल है, जिस बिजनेस की वजह से इतना बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं और बहुत जल्दी, बहुत ही कम समय में हम दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम लोग ये मिलकर करें और इसीलिए ये सोल्यूशन है, इसीलिए है ये एमकोल, जो पूरी तरह से कोई भी चीज ऐसी इसमें नहीं है जो हम जिसके लिए किसी और के ऊपर निर्भर हो। कोई भी, ना कोई सेंसर है, ना कोई कंप्रेस, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो परदेश की कोई कंपनी बना रही है जो हमको सप्लाई करेगी और उसके बाद हम लोग माल तैयार करके बेचेंगे। एमकोल ऐसी चीज है कि 100% हम लोग कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट, बिना रुके कर सकते हैं। और आज की तारीख में इस क्षेत्र में, इस प्रोडक्ट के लिए इतने बड़े लेवल पे काम करने वाली दूसरी कोई कंपनी है नहीं। तो इसकी वजह से हम ये तैयार करके पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी पोजीशन बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं। अपने देश को दुनिया का सबसे बड़ा बायोकोल सप्लायर बना सकते हैं, अपने देश को उस पोजीशन पे लेके जा सकते हैं, इसलिए है ये एमकोल। और एक बार वो पोजीशन कर ली तो उसके बाद हमारा सब कंट्रोल सभी चीजों में आ जाएगा और हम बाकी के सभी चीजों को फिर अगर कंट्रोल कर पाए तो फिर कोई हमारे बिजनेस को रोक नहीं सकता। दोस्तों, आज एमकोल बेच के दुनिया में जितना पैसा हम लोग कमाएंगे, मीथेन तैयार करेंगे, मीथेन बेच के जितना पैसा हम लोग कमाएंगे, ये दोनों चीजें बेच के हम लोग जितना पैसा कमाएंगे ना, उससे ज्यादा पैसे भारत को मिलने वाले हैं जब हम लोग फर्टिलाइजर तैयार करेंगे और पूरी दुनिया को देंगे। आने वाले दिनों में ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये हमारा एमसीएल सॉइल कंडीशनर इस तरह का प्रोडक्ट है जिसकी पूरी दुनिया को जरूरत है, जो आज मैडम ने भी कहा। और बस ये 3 प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग फोकस करें तो हम अपना इस उद्दिष्ट को, लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन होता है ना कि अगर ये इतने बड़े लेवल पे बेचना है, हमारी 3% अर्थव्यवस्था 30% तक करनी है, तो एक्चुअली है क्या, कर सकते हैं क्या? मैं किसी एक कंपनी के बारे में नहीं बता रहा हूं कि एमसीएल को इतनी बड़ी कंपनी बननी। मैं जब देश की बात कर रहा हूं तो देश के में इतने बड़े लेवल पे हम लोग तैयार करके जब बेचेंगे तो है क्या उतना मार्केट। तो दोस्तों, मैं आपको बात बताता हूं कि ये पूरी दुनिया में जितने भी देश है, उस देश की एक संगठना है जिसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन, यूनाइटेड नेशंस। अभी ये ऐसा संगठन है कि जो दुनिया के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, परेशानी होती है, जो कुछ होता है, वो ये संगठन डिसाइड करता है। और ये संगठन जो भी डिसाइड करता है ना, हर देश उसको मानना पड़ता है, क्योंकि अगर उसने माना नहीं तो 2 देशों के बीच में जो व्यापार होता है, या उस देश को कभी किसी की जरूरत पड़ी, कुछ चीजों की जरूरत पड़ी, तो ये कंट्रोल कर सकती है यूनाइटेड नेशंस। तो बहुत बार ऐसा होता है कि यूनाइटेड नेशंस मिलके, सभी देश मिलके कुछ रखते हैं, कुछ डिसाइड करते हैं, पॉलिसी डिसाइड करते हैं, एग्रीमेंट डिसाइड करते हैं, कुछ दिशा डिसाइड करते हैं और उस दिशा में सभी लोग काम करते हैं। ये सभी देश साल में एक बार उनकी परिषद होती है और वो मिलते हैं, जिसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे कहते हैं सीओपी। जब भी ये मिलते हैं तब दुनिया के सबसे बड़े जो प्रॉब्लम्स है, सबसे बड़े जो सामने चैलेंजेस है, उसके ऊपर चर्चा करके। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आज पूरी दुनिया के सामने अगर सबसे बड़ा चैलेंज कुछ है, सबसे बड़ी आपत्ति कुछ है, तो वो है ग्लोबल वार्मिंग, वो है क्लाइमेट चेंज। ये सब कुछ जो बदला हुआ इकोसिस्टम है, बदला हुआ पर्यावरण है, ये दुनिया की सबसे बड़ा खतरा है ये। तो आज तो जब भी ये लोग मिलते हैं तो सिर्फ एक ही विषय पे चर्चा होती है मैक्सिमम, और वो है क्लाइमेट चेंज, वो है ग्लोबल वार्मिंग। आज से बराबर 1 साल पहले भी इसी नवंबर में लोग मिले थे, वो ऐसी 26वीं ऐसी परिषद थी, इसलिए इसे कहते हैं सीओपी 26। सीओपी यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी सभी राष्ट्रों की परिषद, जिसे सीओपी कहते हैं। और दोस्तों, इस सीओपी में सभी देश, 196 देश दुनिया के सभी कंपलसरी वो रहते हैं। और ये सीओपी होती है, ये उनकी सभी राष्ट्रों की परिषद ही होती है जो अलग अलग कानून तय करती है।
जिस पेरिस एग्रीमेंट के बारे में मैं बार बार आपको कहता हूं, जिस पेरिस एग्रीमेंट को लेके हमारे देश में भी कितने सारे पॉलिसीज की शुरुआत हुई है, वो पेरिस एग्रीमेंट भी यही शुरुआत हुई। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल हो, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी चीज अगर हमने देखी है उसके बारे में, अगर अपने देश में अपने राज्य में कुछ हो रहा है तो वो इसके लिए हो रहा है क्योंकि वहां सीओपी में यूनाइटेड नेशंस ने कुछ डायरेक्शंस, गाइडलाइन सबको दिए थे। लेकिन दोस्तों, इन सबके बीच में पिछले साल बराबर इस नवंबर में जो 26वीं परिषद हुई वो सबसे अनोखी थी, सबसे जरूरी थी। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि वहां इस परिषद में, और कंपलसरी इस परिषद में कंपलसरी सभी देशों के सभी लोग आते हैं, ऐसे कोई नहीं आते। तो 196 देशों ने, ये पिछले साल जो परिषद थी वो अनोखी इसलिए थी क्योंकि अभी तक ऐसे होता था कि लोग आते थे, चर्चा करते थे, डिसाइड करते थे कि चलो हमें ये काम करना है, ऐसे करना है, आप ऐसा टारगेट लीजिए, इसके दिशा में काम करिए, ऐसे। लेकिन एक्चुअली क्या करना है ये अपना अपना देश डिसाइड करता था। वहां से लिया, साइन किया पॉलिसी के ऊपर, फिर अपने देश में चले गए और अपने हिसाब से फिर वो अपनी पॉलिसी बनाते थे। हर देश ये करता था। लेकिन जहां तक क्लाइमेट चेंज की बात है, जहां तक ये फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करने की बात है, तो सभी देश क्या करते थे कि सभी देश ये सब बात की, सब चर्चा की, सब ठहराव वगैरह हो गए, पॉलिसीज हो गए, बाद में अपने यहां आके वो पूरा सिस्टम देखते थे और ज्यादा कुछ उसमें देखते नहीं थे। जो भी चल रहा था वो वैसे ही चल रहा था। 2015 को ऐसा डिसाइड हुआ था कि $100 बिलियन हर साल क्लीन एनर्जी को दिया जाएगा, लेकिन वो कुछ दिया जा रहा है कि नहीं, कोई कर रहा है कि नहीं, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन फर्क पड़ा, पूरी दुनिया नींद में से जगाई किसने? कोरोना ने। कोरोना जब आया तो पूरी दुनिया को बहुत बड़ा झटका लगा और उन्होंने देखा कि ये ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये क्लाइमेट जो है चेंज जो है, वो इतना सीरियस है। क्योंकि प्रकृति ने हमें बताया था कि देखो, अगर आप इतनी बर्बादी हमारी करोगे तो हमारा एक सूक्ष्म जीव आपकी पूरी दुनिया बंद कर सकता है, और जो उन्होंने करके दिखाया। उसके बाद पूरी दुनिया जाग गई। पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, जितने भी देश थे जो इसके खिलाफ थे, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, वो एकदम से आक्रामक हो गए। और फिर आई ये 2020 में तो ये परिषद हुई नहीं, 2021 में ये परिषद हुई, तो पूरी दुनिया का लक्ष्य इस पे था कि अभी सिर्फ बात नहीं करने, अभी सिर्फ क्या करना है, अभी कुछ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो अभी करना पड़ेगा ठोस कार्रवाई। आप देखोगे तो पिछले साल जो ये संयुक्त राष्ट्र की परिषद हुई, सीओपी हुई, उसमें पूरी दुनिया में बहुत हलचल थी, आंदोलन जैसा था। और इस टाइम पूरी दुनिया चाह रही थी कि अभी आप ठोस कार्रवाई करो। इन्होंने एक प्रॉपर एजेंडा बनाया था, जिस सिंगल एजेंडा के ऊपर पूरी दुनिया काम कर रही थी, और वो एजेंडा था पूरी तरह से कोयले को निकाल दो दुनिया से। क्योंकि आज ये दुनिया जो जल रही है, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन अगर इस दुनिया को कुछ है तो वो है कोयला। इस हम जो फॉसिल फ्यूल जनरल में बात करते हैं ना, इस फॉसिल फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, एटीएफ से लेके सब कुछ है ना, एलपीजी से लेके, तो ये सब एक तरफ, इनसे बहुत ज्यादा, कई ज्यादा जो जला रहा है दुनिया को, ग्लोबल वार्मिंग करवा रहा है, क्लाइमेट चेंज करवा रहा है, वो है सिंगल कोयला। दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कुछ है आज की तारीख में तो वो कोयला। और इस बार पूरी दुनिया ने ठान ली कि अभी हम छोड़ेंगे नहीं, आपको कुछ भी करके इस कोयले को, इसको निकालना पड़ेगा। और ये स्पेसिफिक एजेंडा के साथ, लक्ष्य के साथ पूरी दुनिया में, इस परिषद के 6-9 महीने से उनकी प्लानिंग और काम चल रहा था। और आखिर में इस कोल फेज आउट, यानी धीरे धीरे करके इसको पूरी तरह से निकाल दो, ये पॉलिसी होनी चाहिए थी, ये ठहराव होना चाहिए था। लेकिन आखिरी दिन दुनिया के सबसे बड़े कोयले के उत्पादक और उपभोक्ता चीन और भारत, जो मिलके 62% कोयला उसको तैयार करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं आज की तारीख में, इन्होंने आखिरी दिन में कहा कि नहीं, हमको कोल को फेज आउट नहीं करना, निकाल देना नहीं, तो उसका उत्पादन या उपयोग कम करना है, तो फेज डाउन करना है, इसको कम करना है। और बस वो हुआ नहीं। लेकिन पूरी दुनिया बहुत आक्रामक थी ये काम करने के लिए। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? तो दोस्तों, हालांकि पूरे देश का 196 देशों ने मिलके, क्योंकि मेजोरिटी जिसके पास होती है वैसे ही हुआ,
और ये सबसे ज्यादा जो उपभोक्ता है, उन्होंने अगर ना बोला तो फिर वो फेज डाउन ही हुआ। लेकिन 40 देशों ने ये ऐलान किया, डिक्लेयर किया कि हम अपने देश से कोयले को निकाल देंगे। उसमें से 23 देश ने तो उसी दिन डिक्लेयर किया कि हम अपने देश से इस कोयले को पूरी तरह से निकाल दिए, और इतने थे 2030 तक 35 तक हम पूरी तरह से कोयले को निकाल देंगे। इसके अलावा जो भी मेजर इंटरनेशनल बैंक्स थे, जो पूरी दुनिया को बहुत बड़े लेवल पे वित्तीय सप्लाई करते हैं, पैसा देते हैं, उन्होंने इमीडिएटली नेक्स्ट महीने से, यानी नवंबर 21 में ये हुआ, दिसंबर 21 से उन्होंने पूरी जो फंडिंग थी कोयले की वो बंद कर दी। जो भी प्रोजेक्ट थे, जो उनके पास थे, जो प्रपोजल थे, जो फाइनल थे, वो पूरी तरह से बंद किए। और ये देखिए कि ये जो चीज है ना, ये किसी ने उनको कंपलसरी नहीं की थी कि आपको ये करना है, खुद से किया इन लोगों ने। तो इतने आक्रामक, इतने कमिटेड है वो इस कोयले को पूरी तरह से बंद करने के लिए। उसके अलावा 25 देश और उनकी जो सार्वजनिक वित्तीय संस्था थी, उन्होंने पूरी तरह से कोल की जो भी फंडिंग, और जब कोल की फंडिंग की मैं जब बात करता हूं तो सिर्फ कोल यानी कोयले की खदान की बात नहीं है। आपके ये औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प जो है जिसमें कोयला इस्तेमाल होता है, कोई भी ऐसी चीज जहां कोयला इस्तेमाल होता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स भी नहीं करने। तो 25 देशों ने अपनी पूरी फंडिंग बंद की और पूरी दुनिया को भी आह्वान किया कि आप भी ऐसा करो। इसके अलावा जो भी प्लांट्स इस नवंबर के पहले कई सारे प्लांट का तो काम चल रहा था, कई सारे प्लांट आने वाले थे, वो सभी प्लांट इमीडिएटली 76% बंद हो गए। नए आने वाले जो प्लांट थे उसमें से 26 बंद हो गए, और 24 जो है ऑफ कोर्स भारत, इंडोनेशिया, चीन ये सब कर रहे हैं। पहली बार इन्होंने ग्लोबल एक स्टेटमेंट जारी किया कि कैसे हम एक ग्लोबल जो कोल है, जो कोयला है, उससे निकल के हम इस क्लीन स्वच्छ ऊर्जा में चले जाएंगे। और दुनिया के सामने स्टेटमेंट रखा कि हम सभी कमिटेड है कि हम लोग अभी करने वाले हैं। दोस्तों, एक क्लीन ऊर्जा तो पिछले साल उन्होंने कहा, हमारा जो भी नाम है मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड, स्वच्छ ईंधन, हमने 2012 में नाम रखा है, कभी पिछले महीने कुछ सुन के ये नाम रखा नहीं है। आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और उसके लिए आज क्या करना होगा, ये हम बहुत अच्छी भली बातें जानते हैं, और इसलिए जो कुछ बदलाव है, जो कुछ चेंजेस है, वो आज हम लोग करते हैं। दोस्तों, पूरी तरह से भविष्य के लिए तैयार है हम, और ये जो ब्लूप्रिंट हमने बनाई है उसी के ऊपर ही रख के हमने ये नाम दिया है कि अभी क्रांति की शुरुआत। दोस्तों, इसके अलावा कई सारे नए फंड भी जनरेट हुए। 2015 में जैसे पेरिस एग्रीमेंट में बोला था कि आपको कंपलसरी हर साल $100 बिलियन यानी 8 लाख करोड़ आपको कंपलसरी इसके लिए इस्तेमाल करने हैं, और यूनाइटेड नेशन ऐसा फंड बनाती है। देखो, कभी भी क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कैसे काम करती है मैं आपको बोलता हूं। कोई भी जो जागतिक संकट होता है ना, उसके लिए ये दुनिया के लिए काम करती है। जैसे हमारे यहाँ एक संकट था, वो था पोलियो का। तो जब पोलियो पूरी दुनिया से निकाल देना था और यह उद्देश्य रखा गया, तब ऐसा एक वक्त था कि जब पोलियो के पेशेंट सिर्फ भारत में थे, तब ये यूनाइटेड नेशंस के थ्रू ही ये WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आई, उन्होंने पूरी तरह से फोकस किया, और हमने इस पोलियो को भारत से नहीं दुनिया से निकाल दिया। तो वैसे ही जब ये स्वच्छ ईंधन की बात आती है, तो स्वच्छ ईंधन के लिए भी कई सारे तरह के अलग अलग नए फंड, यानी ये उन्होंने $100 बिलियन का तो 2015 से चालू किया था। उसके अलावा कई सारे फंड तैयार हुए पिछले साल। और दोस्तों, आज जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, आज जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, वेबिनार हो रहा है, आज भी ये परिषद चालू है। इस साल की 27वीं ये परिषद है। नवंबर 6 से लेकर नवंबर 18 इजिप्ट में ये परिषद है। और ऑफ कोर्स जैसा हम लोग सभी जानते हैं, ये परिषद पूरी दुनिया की हो, पूरे देश इसमें शामिल हो, लेकिन एक में एजेंडा क्या है कि हमारे इस धरती को बचाना। लेकिन अभी क्या चल रहा है मैं आपको बोलता हूं। पिछले ही महीने सितंबर एंड में कितना कोयला उत्पादन किया, ये कोल मंत्रालय ने डिक्लेयर किया। तो उसके अनुसार हमारे यहाँ का जो कोयला है, उसका उत्पादन 12% बढ़ा है। इसके अलावा यूक्रेन रशिया वॉर जो चला, जिसके वजह से नेचुरल गैस की सप्लाई पूरी दुनिया में कम हुई, और उसके चलते कई सारे ऐसे देश जिन्होंने पूरी तरह से बंद किया था ये कोयले के प्लांट्स, उनको फिर से चालू करना पड़ा,
क्योंकि आज पूरी दुनिया के लिए एनर्जी, ऊर्जा एक ऐसी चीज बन गई है कि जिसके अलावा, जिसके विदाउट हम एक घंटा भी नहीं रह सकते, दिन में भी नहीं रह सकते। ऐसे कई सारे मेजर ऑपरेशन, कई सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ये इमरजेंसी है जब एनर्जी चाहिए होती है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे हालत में उनको फिर से कहा जाना पड़ता है कोयले के ऊपर। यानी पूरी दुनिया को पता है कि कोयला दुनिया बर्बाद कर रहा है, लेकिन कोयले के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये भी आपके सामने है। ये आज की बात कर रहा हूं मैं, ये जो आपके सामने है। तो क्या सोल्यूशन है? तो दोस्तों, सोल्यूशन के लिए दुनिया क्या कर रही है, क्या चल रहा है दुनिया में? तो चल रहा है सोलर पावर, सौर ऊर्जा। हम सभी मानते हैं कि सौर ऊर्जा या सूरज की जो ऊर्जा है वो प्राथमिक ऊर्जा है। अगर हमें सबसे क्लीन, सबसे स्वच्छ, सबसे अच्छी, कभी ना खत्म होने वाली, और आपको जितना चाहिए उतनी ऊर्जा अगर कहीं से मिलेगी ना, तो वह है सूरज। आज मैं भी जो बात कर रहा हूं ना, या ऊपर पंखा है या लाइट है, ये सभी जो रोशनी, ये सभी जो ऊर्जा है ना, ये भी सूरज की है। क्योंकि सूरज की ऊर्जा लेके वनस्पतियों ने अपना खाना बनाया, और उनको खा के मैं आपके सामने वो ऊर्जा, उस ऊर्जा के साथ मैं काम कर रहा हूं। ये कोयला से लेके क्रूड ऑयल, ये गैस, ये उन्हीं बायोमास, ये उन्हीं वनस्पति से बना हुआ है जिसको हम अब आज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्राथमिक है सौर ऊर्जा। लेकिन कैसे ले वो सौर ऊर्जा? तो कुदरत ने, इस हमारी माँ ने एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है ना, ये वनस्पति, ये पेड़ जो कितने एफिशिएंटली इसको लेते हैं। उसको छोड़ अगर आप मेटल की शीट्स लगाएंगे, क्या सस्टेनेबल है? लोग कहते हैं कि 30 साल चलेंगे, 40 साल चलेंगे, 20 साल चलेंगे। अभी तो इसको लगा कि 5-6 साल हो गया, अभी पता चलेगा कितने साल ये मेटल के शीट चलेंगे। और एक बार उनकी लाइफ खत्म होने के बाद, सपोज 20 साल के बाद खत्म होगी, तो ये पूरा कचरा जाएगा कहाँ? ये सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि इस चक्कर में पूरी दुनिया का जरूरत है ना, पूरी दुनिया को चाहिए कि बंद करे ग्लोबल वार्मिंग, इसलिए सोलार क्लीन 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 करके, इस चक्कर में चाइना अपना कितना प्लांट्स है ना, मैक्सिमम प्लांट्स चाइना के हैं। हर जगह चाइना के पैनल्स अमेरिका में है। तो अमेरिका के इतना माल बेच सकता है, तो हमारे लिए भारत में क्या होता होगा? भारत में भी जो सोलर पैनल लगाते हैं ना, 90% सोलर पैनल वहां से चाइना से आते हैं। यहाँ के कुछ कंपनियों ने कोशिश की इस पैनल्स को मैन्युफैक्चर करने की, लेकिन उनको ये हवा की ऊर्जा लेके आप जो इतने बड़े बड़े पंखे बना रहे हो, जहां भी ये पंखे होते हैं वहां का पूरा जो एरिया है, पूरे इस एरिया का इकोसिस्टम बर्बाद कर देते हैं हम लोग। आज मैडम ने एक छोटे से केचुओं की बात की, लेकिन हम नहीं जानते शायद कि इस हवा में, जमीन में, आजू बाजू में कितने सारी चिड़िया, आपने देखी है कितनी चिड़िया कम हुई है। शहर हो, गांव हो, आज कहीं भी जाओ आप, चिड़िया दिखती नहीं जल्दी। तो वैसे ही ये जो विंड पावर के जगह पे हम लोग ये कुछ पंखे लगा रहे हैं, ये भी सस्टेनेबल नहीं है। हाइड्रोजन, लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन के दिन आने वाले हैं, हाइड्रोजन पे गाड़ियां चलेगी, हाइड्रोजन बस चलेगा, ये सब 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 होगा। अगर हाइड्रोजन की ऊर्जा आपको इस्तेमाल करनी है और उसके ऊपर सब चलाना है, तो आप न्यूक्लियर एनर्जी जो जिसके ऊपर काम करते वही अच्छी है ना, उसके ऊपर क्यों नहीं काम करते आप? क्या जरूरत है आपको हाइड्रोजन के पे जाने की? न्यूक्लियर ऊर्जा यानी अणुबॉम्ब, अणुबॉम्ब की ऊर्जा, अणुबॉम्ब, जो बॉम्ब अमेरिका ने जापान के ऊपर डाले थे, जिसकी वजह से जापान राख हो गया था, और उसके बाद दुनिया को पता चला कि उसमें इतनी ताकत है, तो उससे हम लोग कितनी ऊर्जा तैयार कर सकते हैं। और फिर दुनिया में ये न्यूक्लियर के ऊपर, इस अणु ऊर्जा के ऊपर कितने सारे प्रोजेक्ट शुरू हुए, और जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। अभी ये न्यूक्लियर एनर्जी जब प्रोजेक्ट हुए, उसका नेक्स्ट अगर वर्जन कुछ है, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब, अणु बॉम्ब जो है, उसका नेक्स्ट बॉम्ब, बड़ा बॉम्ब अगर कुछ है, वो हाइड्रोजन बॉम्ब।
ये हाइड्रोजन को आपको स्टोर करना, उसको रखना, ये इतना डेंजरस है, यानी नेक्स्ट लेवल का बॉम्ब है। अगर आपको वही करना है तो न्यूक्लियर क्यों नहीं करते? लेकिन जहां जहां ये न्यूक्लियर के प्लांट लगे हैं दोस्तों, वहां ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं। जब भी न्यूक्लियर का कोई भी प्लांट, कुछ कोई भी हादसा होता है, कुछ क्षण में, कुछ सेकंड में पूरी तबाही हो जाती है। और सिर्फ उस सेकंड के लिए नहीं तबाही होती, मैं आपको बोलता हूं, जब तक वो रेडियो एक्टिव मटेरियल जब तक डिसइंटीग्रेट नहीं होता तब तक उसके रेडिएशन चालू होते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जापान पे वो अणुबॉम्ब डाल के कितने साल हो गए, लेकिन आज भी वहां जब बच्चे पैदा होते हैं ना, वो किसी अनोमलिटी के साथ पैदा होते हैं, क्योंकि वो रेडिएशन अभी तक चालू है वहां। तो अगर आपको वही करना है तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब अगर ये कर सकते तो हाइड्रोजन नेक्स्ट उसका बॉम्ब है। और ये सब कितनी भी ऊर्जा आप तैयार कर लो, रखोगे कहाँ? कहाँ रखोगे? कहाँ स्टोर नहीं कर सकते आप। सोलर को आपने तैयार किया तो इमीडिएटली आपको ग्रिड में डालना पड़ता है, कुछ भी तैयार किया तो इमीडिएटली आपको ग्रिड के साथ कनेक्ट किया जाता है, और वो फिर ग्रिड जो कनेक्शन होता है ना इलेक्ट्रिसिटी के, वो फिर एनर्जी वहां यहाँ वहां लेके जाती है, ट्रांसमिट करती है। अगर आपको स्टोरी करना तो कंपलसरी बैटरी लगती है आपको। बसेस, ये गाड़ियां अभी जो बैटरी पे चल रही है ना, पूरा उनका ढांचा बनता हुआ है बैटरी से। आपने बच्चों की कभी छोटी सी गाड़ी देखी? छोटी सी गाड़ी जो रिमोट पे चलती है, उसके ऊपर बैटरी होती है, सेम। आज कोई भी बैटरी की कार अगर आप लोगे ना, या इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम पे कोई भी गाड़ी लोगे, 40% जो पैसा उसका रहता है ना, कॉस्ट, वो बैटरी के लिए चला जाता है। और पूरी दुनिया में बैटरी कौन बेच रहा है पता है आपको? 90% से ज्यादा ये बैटरी के लिए जो मिनरल सकते हैं, उसकी खदानों से लेके बैटरी तैयार करने तक पूरी चीज को आज बेच रहा है चाइना। यहां अगर आप टाटा की गाड़ी लोगे बैटरी या इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसकी बैटरी भी चाइना की है। मर्सिडीज कार लोगे आप तो भी उसके उसमें अंदर जो बैठी बैठी हुई बैटरी है वो भी चाइना की है। इसीलिए तो चाइना 20% जीडीपी तैयार कर रहा है, दुनिया को बेच रहा है बैटरी, और किसी को पूरे इस तरह से कंट्रोल करके रखा है। वो कांगो में है कोबाल्ट के माइंस, वहां से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी वैल्यू चेन आज उसके कब्जे में है, और इसलिए धंधा कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा माल तैयार कर रहा है और बेच रहा है। और ये बैटरी के लिए जो आप खदानें तैयार करते हो, जो माइनिंग होती है, उसकी वजह से क्या, जो जमीन से क्या क्या निकलता है, उससे किस तरह से प्रदूषण हम लोग कर रहे हैं, कैसे तबाही कर रहे हैं हाथों से, ये तो हमारे सामने है। कितनी बार डिस्कस किया हम लोगों ने सब कुछ। तो ये भी बिल्कुल किसी भी हालत में सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन हाँ, इसके नाम पे चाइना अपना बहुत ज्यादा बिजनेस कर रहा है। सॉल्यूशन क्या है ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है, सभी साइंटिस्ट जानते हैं, सभी रिसर्चर्स जानते हैं, सभी कंपनियां जानती है जो कंपनी इस पे काम करती है, सभी लोग जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, सस्टेनेबल सॉल्यूशन, और ऐसा सॉल्यूशन कि जिसके ऊपर हजारों सालों से दुनिया चलती आ रही है और आगे के भी हजारों साल चलती जाएगी, चल सकती है। उसका एकमात्र सॉल्यूशन है, वो है बायोफ्यूल्स, जैव ईंधन, जो हम बना रहे हैं, जो हम बनाएंगे और पूरी दुनिया को बेचेंगे। ये सॉल्यूशन है, ये पूरी दुनिया जानती है दोस्तों। और सबसे बेस्ट बैटरी अगर कोई है, यानी बैटरी के लिए कितना सारा पैसा लगता है आपने देखा, हमने सब देखा, हमारे सामने है कि बैटरी की इलेक्ट्रिक व्हीकल इतनी महंगी होती है क्योंकि बैटरी में इतना पैसा चला जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बैटरी, सबसे बेस्ट बैटरी अगर कुदरत की कुछ है, यानी कुदरत ने हमने हमारे सामने रखा है बैटरी को, और ऐसी बैटरी कि वो कुछ साल के, अभी कोई भी बैटरी अगर आप लोगोगे कितने साल के बाद उसको निकालना पड़ता है? 3 साल के बाद। आपकी गाड़ी की जो बैटरी है 3, 4, 5, अगर आपने बहुत ही ज्यादा उस पर रिसर्च किया, बहुत ही ज्यादा कुछ करे, तो कितनी साल और चलेगी? कोई भी बैटरी की लाइफ कितनी है? लेकिन कुदरत ने धरती माना ऐसी बैटरी बनाई है जो लाखों सालों के बाद भी चलती है, और वो बैटरी है बायोमास। ये बायोमास में बंधी हुई वो एनर्जी है ना, जो क्रूड ऑयल के जरिए हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको कोयला करके हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पूरा जो है ये बायोमास है। ये दुनिया की इस मां ने बनाई हुई सबसे बेस्ट बैटरी है। जो उसके अलावा वैल्यू चेन, यानी जब अभी इतना रॉ मटेरियल हम लोग किसानों से उगाएंगे, उसको तैयार करेंगे, कितनी सारी चीजें होती है उसमें।
इतने लाखों लाखों हेक्टर माल उगाना, तैयार करना, लाखों लोग उसमें शामिल जब होते हैं, वो सब माल लेके आपको फैक्ट्री की तरफ जाना पड़ता है, उसमें कुछ निकल जाएगा, यहाँ वहां जाएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक है, सब कुछ है। कौन करेगा ये सब वैल्यू चेन? वो मिनरल जैसा नहीं है जो चाइना करते हो, कांगो से मिनरल्स लाते और यहाँ बैटरी तैयार करते, ऐसा नहीं है। अगर इतना आसान होता तो अभी आजादी के बाद इतनी सारी कंपनियां, इतने सारे, कितनी सारी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हमारे देश में है, एक तो कम से कम कोई तो आता और करता ही है। नहीं कर रही है, कोई नहीं कर रहा है। और इसलिए हम लोग सोल्यूशन है दोस्तों। जो भी आप लोग कर रहे हैं ना, सब लोग मिलकर, जो पूरी हमारी जो फैमिली कर रही है आज, ये आप गांव गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिलने, सब कुछ कर रहे हैं, ये असली ताकत है, ये असली सोल्यूशन है, ये असली तरीका है काम करने का। ये बायोफ्यूल इतने बड़े लेवल पे कैसे काम करेंगे, हम दुनिया को बताएंगे। ये जो सोल्यूशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, अपने गांव के लिए नहीं है, सिर्फ हमारे लोगों के लिए, किसानों के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए सोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। जिस तरीके से कोई भी कागज अगर हम लोग कर रहे हैं ना, हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम वो क्रांति लाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास वो सोल्यूशन है तो हम झुकेंगे नहीं किसके सामने, पूरी दुनिया को वो सोल्यूशन देंगे और पूरी दुनिया के सामने भारत को वहां तक लेके जाएंगे जो जो काबिलियत हम लोग रखते हैं इसमें। इसीलिए नाम है, इसीलिए नाम है कि अभी क्रांति की शुरुआत। और कोई भी सबसे बेस्ट जो एमबीए स्कूल होता है ना दुनिया का, वो ज्यादा क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं लेते, वो दुनिया का बोल रहा हूं मैं, दुनिया का नंबर 1, वो बोलते जा और दुनिया की सबसे जो कठिन चीज है वो बेच के आ, जाइए करिए। मैंने खुद देखो, ये जो चीज मैं नर्सरी के बारे में बताता हूं ना, मैं पहली बार खुद जिंदगी में जब किस खेतों में कब गया था एक जेट्रोफा लगाने के लिए, मैंने कभी भी उसके पहले मैं कभी खेतों में नहीं गया था, मेरी अपनी कहानी है ये। लेकिन मैंने मिलके, मैं था, लवेश सर थे, हम दोनों ने मिलके जो नर्सरी की और जो पौधे का निर्माण किया, हमारे पौधे जब शुरुआत हुई, और उसी टाइम पे मैं बोलता हूँ बड़ी बड़ी कंपनी, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, उनके 3-3 साल के बाद भी जेट्रोफा के पौधे 2-3 फुट से आगे ऊपर नहीं थे, किसी को फल बिल तो था ही नहीं। 6 महीने, अभी 1 साल में, 1 साल भी छोड़ी, 9 महीने में 6 फुट हो गए हमारे पौधे, और उनको फल आने लगे। और जो देखने के लिए बाहर के लोग, देश के लोग आते थे हमारे यहाँ, बाहर के देश के लोग, थाने के आगे मुरबाड की जगह पे हम लोग ने ये नर्सरी की थी, 1000 एकड़ पे वो सब जेट्रोफा किया था। तो जब करोगे ना आप, तो ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे इसको। और आप सभी लोग जो भी नर्सरी करोगे ना, तो अपनी नर्सरी रजिस्टर करवाइए। अभी रजिस्टर करवाइए, इसका मतलब क्या कि बहुत कठिन जटिल ऐसा कोई उसकी प्रोसेसिंग नहीं है। आपको सिर्फ अपना, ये मैं काम कर रहा हूं, ये रजिस्टर करना है। अभी आप समझिए कि एक बिल्डिंग बनी है, ये ऊपर सभी फ्लैट्स है रहने के लिए, और नीचे दुकानें बनाई है बिजनेस करने के लिए। लेकिन अगर आपको किराना दुकान भी डालना है तो उसको रजिस्टर करना पड़ता है कि नहीं, कि मैं अपना ये जो है वो उसमें किराना की दुकान करने वाला हूं। आजकल तो ऐसी परिस्थिति है कि शहरों में आप सब्जी की भी दुकान डालोगे छोटी रास्ते के ऊपर, तो भी उसका एक नंबर बीएमसी बोलते हैं कि आप लीजिए। हाथ गाड़ी पे कुछ माल रख के आप जा रहे हो तो हाथ गाड़ी को भी एक नंबर देती है। बस उतना ही करना है, बहुत कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं। कि मैं इस गांव में हूं और इस गांव में मैं ऐसी नर्सरी करने वाला हूं, ऑनलाइन करना है आजकल तो। ये मेरा नाम है, ये मेरा पहचान है, आधार, और ये मेरी जमीन है जिसके ऊपर मैं कर रहा हूं। बस हर राज्य का अलग अलग होगा, आप सीखिए। और हमारे यहाँ मार्गदर्शक है, कोंडूबेरी साहब रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे जो आपको इसमें मार्गदर्शन करेंगे। सीखिए इसको, क्योंकि क्या होगा, देखो हमें ना देश को बदलने के लिए कोई नए पॉलिसी की जरूरत नहीं। मैं आपको बोलता हूँ बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे कायदे कानून ऑलरेडी बन चुके हैं, लेकिन उनको इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा है, उनका एग्जीक्यूशन ही नहीं हो रहा है। अगर अगर आपके राज्य सरकार ने कुछ बना के रखा है किसानों के, और सबने बना के रखा है, मैं आपको बोलता हूं, बिल्कुल कम नहीं है हम लोग कुछ कायदे कानून बनाने के लिए। एग्जीक्यूशन के लिए अगर उनको पता है कि इस तहसील में, इस गांव में ये है, इसकी ये नर्सरी है, तो हो सकता है कि आपके जरिए कुछ अच्छी चीजें किसानों को मिले। कुछ कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसा डाल के रखा है, उसका यूटिलाइजेशन हो, कुछ तो हो उसके बारे में, जिसके 2 पैसे फिर हमारे किसानों को मिले।